हेलो एवरीवन, दिस इज एफके मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इंजीनियर फरमान खान। आज की ये वीडियो केपलर ट्यूब की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमने डिस्कस करना है कि अगर केपलर ट्यूब के इंटरनल डायमीटर के अंदर कोई मॉइस्चर की वजह से या ऑयल की वजह से स्लज आ जाए, कोई तह बन जाए जिससे कि केपलर ट्यूब का इंटरनल डायमीटर तंग हो, तो इससे कंप्रेसर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, कंप्रेसर का परफॉर्मेंस क्या मुतासर हो सकता है या नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो में हमने इस पर बात करनी है। सेकंड चीज़, इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो सक्शन लाइन के अंदर से गुजारते हुए या सक्शन लाइन के गिर्द लपेटते हुए जब ये इवापोरेटर तक पहुंचाई जाती है, इसका बेसिक क्या मकसद होता है। सो ये दो चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ कंप्रेसर के कंप्रेशन रेशियो पर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आगे अगले स्लाइड में हम थोड़ा सा पीवी का भी जिक्र करेंगे कि जब कंप्रेसर डिज़ाइन किया जाता है तो प्रेशर और वॉल्यूम इनलेट पर, प्रेशर और वॉल्यूम आउटलेट पर, इसका क्या सीन होता है, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आगे जो कंप्रेसर का कंप्रेशन सिस्टम है, जिसमें कि अगर केपलर ट्यूब तंग हो जाती है तो उसका प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हम किस तरह एनालाइज करेंगे कि कंप्रेसर को किस तरह नुकसान पहुंच सकता है। क्या केपलर ट्यूब की वजह से कंप्रेसर जल सकता है, क्या कंप्रेसर का सिर्फ परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है, या क्या कंप्रेसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, पिछली भी वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि कैपिलरी ट्यूब एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका जो है वो यह है कि अगर कैपिलरी ट्यूब के अंदर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाता है तो तकरीबन 75% कंप्रेसर के जो जलने का रेशियो है वो कैपिलरी ट्यूब की वजह से होता है। यानी अगर कैपिलरी ट्यूब के अंदर थोड़ा सा भी मसला आएगा ना, तो इससे कंप्रेसर के जलने के, कंप्रेसर के ख़राब होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस साइकिल का बैकग्राउंड देता चलूँ, उसके बाद फिर हम आगे हीट एक्सचेंजर पर और साथ ही साथ जो कंप्रेसर के साथ इफेक्ट है कैपिलरी ट्यूब का उस पर डिटेल में बात करेंगे। ये आपके पास कंप्रेसर है जो कि एक रेफ्रिजरेटर का साइकिल है, या आप इसको एसी का साइकिल समझ लें, एयर कंडीशनर का। लेकिन एयर कंडीशनर का साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट होता है डायमीटर्स वगैरह के लिहाज से, कॉइल्स के लिहाज से। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बेहतर समझा कि रेफ्रिजरेटर के साइकिल से ही समझा दूँ। ये डिस्चार्ज लाइन है आपके पास, जिस पर ये जो ब्लैक कलर के वैल्यूज़ हैं ये मैंने नॉर्मल वैल्यूज़ बनाए हुए हैं जब आपका रेफ्रिजरेटर नॉर्मल हालत में ऑपरेट हो रहा होता है। कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर नॉर्मल हालत में 220 psig R134A के रेफ्रिजरेंट की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद कंडेंसर का जो टेम्परेचर है, जो कंडेंसर के इनलेट पर टेम्परेचर होता है वो 64 डिग्री सेल्सियस, कंडेंसर के बाहर का एम्बियंट टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, कंडेंसर के आउटलेट पर जो सबकूल हालत में रेफ्रिजरेंट है वो है 33 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब पर से रेफ्रिजरेंट आगे जाता हुआ जब ये इवापोरेटर के अंदर इन होता है तो वहाँ पर जो नॉर्मल इवापोरेटिंग प्रेशर होगा वो 10 psig, और फिर यही 10 psig आपके पास जो सक्शन लाइन होता है जहाँ से कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट ने इंटर होना है, यहाँ पर भी 10 psig का प्रेशर होगा। ठीक है, ये आपके रेफ्रिजरेटर साइकिल जब ये नॉर्मली चलता है। अब हीट एक्सचेंजर का क्या सीन है, क्या हीट एक्सचेंजर जो हम सक्शन लाइन के अंदर कैपिलरी ट्यूब को गुजार के इवापोरेटर तक ले जाते हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा होता है या ये क्यों लगाया होता है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया हूँ इसके बारे में कि बिफोर इंटर टू कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेंट जो होगा कैपिलरी ट्यूब में दाखिल होने से पहले ये अच्छी तरह से सबकूल हालत में होना चाहिए। सबकूल हालत क्या होता है, बार बार मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बताता चलूँ कि सबकूल हालत का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस है वो बिलो द कंडेंसिंग पॉइंट लिक्विड हालत में अगर होगा तो वो सबकूल होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर वाटर का एग्जाम्पल दूँ तो वाटर का जो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर इस 100 से ये 1 डिग्री भी ज्यादा हो जाता है तो वो सुपर हीट कहलाएगा, 1 डिग्री का सुपर हीट कहलाएगा। ठीक है, अगर 101, 102, 103 इसी तरह आप आगे जाते जाएंगे
तो ये सुपर हीट में इजाफा होता जाएगा। इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसिंग पॉइंट है वाटर का, अगर आप इससे नीचे आएंगे यानी 99, 98, 97 या 96, इसी तरह अगर आप नीचे आते जाएंगे तो ये सब कुल हालत कहलाता है। 99 1 डिग्री का सब कुल हालत होता है, जबकि इससे जितना भी आप नीचे आएंगे उतना ही सब कुल की जो डिग्रीज है वो नीचे गिरती जाएंगी। तो जब रेफ्रिजरेंट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे कंडेंसर के आउटलेट पर रेफ्रिजरेंट होगा वो लिक्विड में होगा और साथ ही साथ बिलो दी कंडेंसिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तब जब ये इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर दाखिल होगा तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर से ये बहुत ही अच्छी तरह से इवापोरेटर के अंदर जाकर यहाँ पर फ्लैश होगा। फ्लैश का मतलब है कि जिस वक्त इवापोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट अच्छी तरह से स्प्रे होकर फैलता है और उस वक्त रेफ्रिजरेंट के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की, वो सलाहियत रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं फ्लैशिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अच्छा, अब हीट एक्सचेंजर का क्या फायदा होता है? ये नॉर्मल जब चलता है ये रेफ्रिजरेटर तो सब कूल के हालत का रेफ्रिजरेंट इसके अंदर इंटर होता है और 33 डिग्री सी का जब रेफ्रिजरेंट इसके अंदर इंटर होगा तो ये इस सक्शन लाइन के अंदर से जाता हुआ या इस पे लिपटा हुआ यहाँ से जाता हुआ इस सक्शन लाइन और कैपिलरी ट्यूब के दरमियान हीट एक्सचेंज होता है। अब कैपिलरी ट्यूब से अगर हीट एक्सचेंज होगा सक्शन लाइन की तरफ यानी सक्शन के रेफ्रिजरेंट की तरफ, तो सक्शन लाइन के अंदर का जो रेफ्रिजरेंट होता है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है एज कंपेयर टू कैपिलरी ट्यूब के रेफ्रिजरेंट से। ठीक है, तो जब ये कैपिलरी ट्यूब अपना हीट सक्शन लाइन को देता है तो ये स्लाइटली ठंडा होता रहता है। स्लाइटली ठंडा होने का मतलब ये हल्का हल्का ठंडा होता रहता है और जब ये तकरीबन इवापोरेटर के इनलेट तक पहुंचेगा तो यहाँ तक इसका टेम्परेचर तकरीबन डाउन हो चुका होगा 25, 24, 26, 23 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट। ठीक है, यहाँ पर जब कैपिलरी ट्यूब का रेफ्रिजरेंट पहुंच रहा होता है। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात हो गई। नॉर्मल कंडीशन का मतलब कि जब कंडेंसर का टेम्परेचर 64 डिग्री सेल्सियस था और एम्बिएंट में 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, तो दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या था? तकरीबन 34 डिग्री का डिफरेंस था, जिसकी वजह से कंडेंसर आसानी से अपना हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर कर रहा था और सबकूल हालत तक रेफ्रिजरेंट यहाँ ठंडा हो रहा था। अच्छा, अगर कोई अनहोनी हो जाए और एम्बिएंट के जो टेम्परेचर है एम्बिएंट में वो बढ़ जाए, 30 से बढ़ के 42 डिग्री सेल्सियस, 43, 44, 45, 46 तक बढ़ जाए, किसी भी वजह से क्लाइमेट में कोई चेंज आया या फर्ज कर ले धूप तेज हो गया, गर्मी बढ़ गई, जून जुलाई का महीना शुरू हुआ, जो भी है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो 42 डिग्री सेल्सियस है, इस 42 में और 64 में जो डिफरेंस था वो थोड़ा सा कम हो गया, यानी 64 और 30 डिग्री में डिफरेंस ज़्यादा था। अब 64 डिग्री सी और 42 में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो कम हो गया। कितना हो गया? तकरीबन टोटल 22 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो इस वजह से कंडेंसर से हीट बाहर की तरफ थोड़ा सा कम रिलीज होगा, कम रिजेक्ट होगा, जिसका नुकसान क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट 33 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर सबकूल होना था वो अब सही तरह से सबकूल नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर मेंटेन होगा वो 38 हो सकता है, वो 39 हो सकता है, लेकिन 33 तक कम नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से इसका मतलब यह है कि कंडेंसर ने कुछ जो काम अपना करना था वो अधूरा छोड़ दिया, जिसको अब आगे कैपिलरी ट्यूब ने परफॉर्म करना है। अब कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये रेफ्रिजरेंट आकर जब सक्शन लाइन के ठंडे ट्यूब के साथ इस रेफ्रिजरेंट का कांटेक्ट आ जाता है, कांटेक्ट में हो जाता है, तो कैपिलरी ट्यूब अपना हीट कदर ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है जो पहले करता था। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करता है सक्शन लाइन में और ख़ुद ये ठंडा होता होता यहाँ तक जब पहुँच जाता है इवापोरेटर के इनलेट तक, उसी पोजीशन यानी 24, 25, 26, 23 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर तक ठंडा होना चाहता है और हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सक्शन लाइन को अपना हीट ट्रांसफर करता है, जबकि सक्शन लाइन पर जो कैपिलरी ट्यूब का हीट है वो इतना ज़्यादा असर नहीं करता। अगर तो सक्शन लाइन के अंदर कुछ रेफ्रिजरेंट लिक्विड की हालत में आ रहा है तो वो कैपिलरी ट्यूब की स्लाइटली हल्के से हीट को
यहाँ पर लेकर अपने आप को टोटली वेपोराइज करके वेपर में कंप्रेसर के अंदर इंटर होता है। और अगर ये वेपर ही है तो ये थोड़ा सा सुपर हीट हो जाता है लो प्रेशर में और कंप्रेसर के अंदर ये आ जाता है। तो कंप्रेसर पर हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ता कि जितना कंप्रेसर को इफेक्ट कर सके। तो इसका मतलब कि हीट एक्सचेंजर का फायदा है, अगर अचानक से मौसम गर्म होता है, मौसम की तब्दीलियों की वजह से जो रेफ्रिजरेंट की सबकूलिंग है उसको बरकरार रखना हीट एक्सचेंजर का काम होता है। सो आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं दूसरी चीज की जानिब कि अगर कैपिलरी ट्यूब के अंदर स्लज आ जाए, मॉइस्चर की वजह से, ऑयल की वजह से, बार बार यहाँ पर ऑयल और जो मॉइस्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता कैपिलरी ट्यूब के अंदर आ रहा है, इंटर हो रहा है टाइम के साथ साथ, 1 महीने के दौरान, 2 महीने के दौरान, 4 महीने के दौरान, 1 साल के दौरान। अब कैपिलरी ट्यूब के इंटरनल साइड पर, इंटरनली जो इसका कुत्तर है बारीक वाला, इसके अंदर अगर मुसलसल हल्का हल्का सा ऑयल जाएगा या मॉइस्चर जाएगा तो ये किनारों के साथ स्लज बना रहा होता है, तह बना रही होती है, ठीक है। और वो तह फिर क्या हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। और जब तह मोटा हो जाता है तो इससे क्या होगा कि जब रेफ्रिजरेंट इसके अंदर से जाएगा वो रेफ्रिजरेंट कम मकदार में इवापोरेटर की तरफ फ्लो होगा। तो इससे क्या असर पड़ेगा, इससे ये असर पड़ेगा कि जो कंडेंसर के अंदर लोड होगा और इवापोरेटर के अंदर लोड होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके कंडेंसर की तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा, इवापोरेटर की तरफ प्रेशर कम हो जाएगा और इससे आपकी जो कंप्रेशन रेशियो है वो क्या हो जाएगी, वो मुतासर हो जाएगी। कंप्रेशन रेशियो कैसे मुतासर होगी, फर्ज कर ले कि अगर ये कंप्रेसर डिज़ाइन हो चुका है एक ऐसे रेफ्रिजरेंट के लिए कि जिसका हमने सक्शन प्रेशर रखना है 10 psig के राउंड अबाउट, और उस रेफ्रिजरेंट का हमने डिस्चार्ज प्रेशर रखना है 220 psig के राउंड अबाउट, ठीक है। अब ये कंप्रेसर अगर इस हालत में परफॉर्म करता रहेगा तो ये नॉर्मल चलता है, और अगर इसका सक्शन प्रेशर डाउन होकर डिस्चार्ज बढ़ेगा तो इसका जो कंप्रेशन रेशियो है ये मुतासर होगी। कैसे मुतासर होगी, जब ये सक्शन प्रेशर 10 psig होगा और डिस्चार्ज प्रेशर 220 psig होगा, तो अगर 220 psig रेशियो 10 हम कैलकुलेट कर लें तो ये 22 रेशियो 1 बन जाता है। इसका मतलब कि डिस्चार्ज 22 और सक्शन जो है वो 1। अगर इस रेशियो से ये कंप्रेसर आप चलाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ये कंप्रेसर चलता रहेगा, चाहे रेफ्रिजरेंट थोड़ा सा कम है या रेफ्रिजरेंट थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रेशियो को डिस्टर्ब करेंगे, कैसे डिस्टर्ब करेंगे, मिसाल के तौर पर जो ये वैल्यूज लिखे हुए हैं कि कैपिलरी ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर है वो थोड़ा सा तंग हो गया, अब क्या होगा, आपके कंडेंसर के अंदर हल्का सा प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट बहुत कम मिकदार में, बहुत कम मिकदार हम नहीं कह सकते बल्कि कम मिकदार में यहाँ से जा रहा है एवापोरेटर की तरफ, तो ज्यादा रेफ्रिजरेंट यहाँ पे रुका हुआ है। यानी रुका होने का मतलब ये है इसके अंदर हर वक्त जो है ना ये रेफ्रिजरेंट मौजूद होता है ज्यादा मिकदार का। वहां पे जो रेफ्रिजरेंट पहले था वो अब कदरे कम हो चुका है क्योंकि कैपिलरी ट्यूब ज्यादा रेफ्रिजरेंट को अलाउ नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, अब जब डिस्चार्ज प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया 320 psig तक हो गया, यहाँ पर इवापोरेटिंग प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, वो कितना हुआ 6 psig हो गया। तो इसका मतलब कि अगर हम 6 और 320 के दरमियान में कंप्रेशन रेशियो देखेंगे, सो 320 रेशियो 0.6 अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 53 रेशियो 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये कंप्रेसर जो कि 22 रेशियो 1 के लिए डिजाइन हुआ था, अब इससे आप क्या काम ले रहे हैं, अपने डिस्चार्ज की जो रेशियो है वो 53 तक बढ़ा दी और सक्शन की वही 1 है। तो इतने रेशियो पर ये कंप्रेसर काम नहीं कर सकेगा, इस वजह से अक्सर तौर पर ये कंप्रेसर फिर फेल हो जाता है। कैसे फेल होता है, थोड़ा सा और भी डिटेल में इसको पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि कंप्रेशन रेशियो के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका फॉर्मूला है डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइडेड बाय सक्शन प्रेशर। और सक्शन प्रेशर का मतलब कि जो प्रेशर और वॉल्यूम की जो कैफियत होगा सक्शन साइड पर वो क्या है, डिस्चार्ज साइड पर जो प्रेशर और वॉल्यूम की कैफियत होगा वो क्या है। फर्ज कर लीजिए आपके पास कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर के अंदर ये इंटरनल अरेंजमेंट है पिस्टन और सिलेंडर का। अब सक्शन साइड थोड़ा सा आप देख लें, इसका डायमीटर बड़ा है, ज्यादा है, ठीक है, और डिस्चार्ज साइड पर जो डायमीटर है वो कम है। अब जब ये पिस्टन
ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा, तो ये इस ज़्यादा डायमीटर वाले ट्यूब के अंदर से रेफ्रिजरेंट को खींचेगा। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि पीवी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, प्रेशर कम है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट आ गया। अब इस पिस्टन ने दोबारा से ऊपर की तरफ जाना है, तो जो डिस्चार्ज फ्री परवाल होता है ना, ये थोड़ा सा सख्त होता है एज कम्पेयर टू सक्शन फ्री परवाल, ये आसानी से नहीं खुलता। जब ये पिस्टन खासा करीब आ जाता है तो यहाँ पर वॉल्यूम कम होने की वजह से अब जो रेफ्रिजरेंट होगा इसका प्रेशर बढ़ जाता है, और ये बढ़े हुए प्रेशर की वजह से यहाँ से फोर्स करके इस फ्लिपर वाल को ऊपर की तरफ, और रेफ्रिजरेंट यहाँ से एक झटके के साथ निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कम करके प्रेशर को बढ़ाना, ये टेक्निकल टर्म में इस्तेमाल होता है इंताल्पी के लिए। सो इंताल्पी इनलेट पर कम होती है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है वॉल्यूम, ट्यूब का भी वॉल्यूम ज़्यादा है, और जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर भी वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स रिलैक्स हालत में होते हैं। तो जिस वक्त ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, जिस वक्त ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये यहाँ से वॉल्यूम को कम कर देता है, और जिस वक्त यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाए उस वक्त ये फ्लिपर वाल्व खुलेगा। तो वॉल्यूम कम होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो ये कुछ डिज़ाइन हुआ है इस कंप्रेसर का एक ख़ास कंप्रेशन रेशियो के लिए, कि मिसाल के तौर पर इस कंप्रेसर ने जो है ये डिज़ाइन किया गया है 10 psig के सक्शन प्रेशर के लिए, राउंड अबाउट 10 psig का राउंड अबाउट का मतलब यानी 11-12 हो सकता है, 8-9 हो सकता है। इस सक्शन प्रेशर के लिए कंप्रेसर जो है इसका बैक प्रेशर डिज़ाइन किया गया है, और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है इसका कुतर इतना रखा हुआ है कि जब ये नॉर्मल चलेगा और इसका सक्शन प्रेशर 10 psig के राउंड अबाउट होगा, तो इस कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज साइड होगा उस पे ये प्रेशर बनाएगा रेफ्रिजरेंट का कितना, 220 psig या 230 psig। अगर इस कंप्रेसर जिस यूनिट के अंदर लगा हुआ है उसमें रेफ्रिजरेंट की मकदार बराबर हो, शर्त यह है कि उस यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेंट का मकदार जो है, जितने रेफ्रिजरेंट की मकदार के लिए यूनिट डिज़ाइन हुआ है उतना ही रेफ्रिजरेंट हो, तो उस वक्त इसका सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर 10 psig के राउंड अबाउट, 220 psig के राउंड अबाउट, ये कंप्रेसर डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है ना। ये कंप्रेसर की डिज़ाइन की बात की मैंने। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताना है कि जो कंप्रेसर का कंप्रेशन सिस्टम होता है इसका कैपिलरी ट्यूब के साथ डायरेक्टली किस तरह इफेक्ट पड़ता है, किस तरह कैपिलरी ट्यूब इस पे इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से अक्सर कंप्रेसर फेलियर का शिकार हो जाते हैं, कंप्रेसर जल जाते हैं, या फिर इसका जो पंप होता है जो जहाँ से कंप्रेशन करता है वो पंप खराब हो जाता है। पहले इस छोटे छोटे टर्म्स को सीख लेते हैं। बीडीसी टीडीसी क्या होता है। बीडीसी का मतलब है बॉटम डेड सेंटर, वो पोजीशन कि जिस पर पिस्टन बिल्कुल आखिरी यानी नीचे वाले पोजीशन तक आ जाए, लेवल तक आ जाए, जहां से और आगे नहीं जा सकता। टॉप डेड सेंटर टीडीसी, जब ये पिस्टन बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाए तो ये टीडीसी टॉप डेड सेंटर, बॉटम तक पहुंच जाए तो ये बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। जिस वक्त ये पिस्टन ऊपर से यानी टॉप डेड सेंटर से नीचे तक पहुंचेगा तो ये एक सक्शन स्ट्रोक माना जाता है। देखें, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आना सक्शन स्ट्रोक माना जाता है। फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाना डिस्चार्ज स्ट्रोक माना जाता है, और एक सक्शन स्ट्रोक और साथ में डिस्चार्ज स्ट्रोक, ये एक कंप्लीट पिस्टन स्ट्रोक माना जाता है। याद रख ले, फिर से एक बार बताता हूं, यहाँ पे टॉप डेड सेंटर पर पिस्टन है, यहां से नीचे जाके ये एक सक्शन स्ट्रोक हो गया, दोबारा वापस आके डिस्चार्ज स्ट्रोक हो गया, और ये नीचे और दोबारा जो एक चक्कर लगा लेता है ये एक पिस्टन स्ट्रोक के बराबर हो जाता है, ठीक है। सो ये आपके जहन में ये चीज़ होना चाहिए। पिस्टन स्ट्रोक किस चीज़ को कहते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद रिवोल्यूशन, जो चक्कर काटते हैं रूटर, खासतौर पर जो रोटेशन करता है रूटर, वो जब चक्कर काटते हैं तो उसको हम फिर आरपीएम बोलते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएस आप बोल सकते हैं, रिवोल्यूशन पर सेकेंड,
ठीक है, RPH बोल सकते हैं, रिवोल्यूशन पर आवर, ठीक है। अमूमन ये RPM मिनट के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो रूटर है, अगर ये रूटर एक चक्कर काट लेता है, यानी यहां से शुरू हुआ वापस दोबारा यहां तक पहुंच गया, तो ये एक रिवोल्यूशन हो जाएगा, एक चक्कर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस रूटर का एक रिवोल्यूशन जो है ये बराबर होता है इस पिस्टन का एक बार नीचे आना और एक बार ऊपर जाना। इसका मतलब कि जब ये रूटर एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, उस दौरान ये जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन है ये एक बार नीचे और दोबारा से ऊपर तक पहुंच जाता है। सो इसका मतलब रूटर का एक रोटेशन बराबर होता है पिस्टन का एक पिस्टन स्ट्रोक के, ठीक है। और रूटर का एक बार रोटेशन ये बराबर होता है पिस्टन के एक बार कंप्लीट स्ट्रोक के, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई कंप्रेसर है जिसकी 2000 RPM पर मिनट है, फर्ज कर ले हमारे पास रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई कंप्रेसर लगा हुआ है जिसका जो रूटर है वो 1 मिनट के अंदर 2000 चक्कर काट लेता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यही कंप्रेसर अगर 2000 चक्कर काट लेते हैं 1 मिनट के अंदर इसका रोटर, तो ये 2000 मरतबा इसका पिस्टन जो है ना वो स्ट्रोक भी कर लेता है 1 मिनट में, ठीक है। 2000 मरतबा ये पिस्टन नीचे और ऊपर 2000 मरतबा इस तरह का स्ट्रोक मुकम्मल कर लेता है। कितने टाइम में? 1 मिनट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो साइकिल है, इस साइकिल के अंदर थोड़ा सा देख लें। इस साइकिल के अंदर हमारे पास एक इवापोरेटर है, कंडेंसर है, इसके दरमियान में कैपिलरी ट्यूब है, ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, कंडेंसर के अंदर अमूमन ज़्यादा प्रेशर होता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट भी होगा। अगर फर्ज कर ले इस पूरे यूनिट के अंदर हमने 400 ग्राम का रेफ्रिजरेंट चार्ज किया हो, तो कंडेंसर के अंदर तकरीबन कोई 250 ग्राम के राउंड अबाउट रेफ्रिजरेंट इस वक्त मौजूद है कंडेंसर के अंदर, ठीक है। इवापोरेटर के अंदर तकरीबन 140, 130, 135, 145 के ग्राम के राउंड अबाउट रेफ्रिजरेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है। और इस वक्त ये जो सिस्टम है ये बैलेंस पोजीशन में है, यानी अच्छी तरह से जो सक्शन प्रेशर है वो मेंटेन हुआ है। कितना? 10 psi डिस्चार्ज प्रेशर मेंटेन हुआ है 220 psi और आपका जो साइकिल है वो नॉर्मली चल रहा है। पिस्टन स्ट्रोक 2000 RPM है, ठीक है ना। चूंकि आपका जो रूटर है वो 2000 RPM इस वक्त काट रहा है, चल रहा है 2000 RPM पे, तो पिस्टन स्ट्रोक भी आपके 2000 पिस्टन स्ट्रोक ही कर रहे हैं 1 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो बताया कि रूटर का एक रिवोल्यूशन पिस्टन का एक स्ट्रोक के बराबर होता है। इसका मतलब ये कि जितना तगड़ा आपका मोटर होगा वो उतना ही तगड़ा आपके रूटर को घुमाएगा, और उतना ही तगड़ा रूटर चूंकि कनेक्ट है डायरेक्टली पिस्टन के साथ, तो उतना ही तगड़ा ये पिस्टन आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। अगर पिस्टन के आगे कोई रुकावट आता है, प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट बढ़ता है, कोई एयर आ जाती है, कोई मॉइस्चर आ जाता है, ऑयल आ जाता है, जो भी चीज़ आती है, अगर पिस्टन के आगे यहाँ पर रुकावट बढ़ता है, इसका मतलब पिस्टन को मुज़ाहमत पेश करने वाला जो चीज़ है ये मुज़ाहमत पेश कर रहा है किस चीज़ को? रूटर के घुमाने को। तो रूटर किस चीज़ को जोर देगा? वो कॉइल को जोर देगा, क्योंकि इसके दरमियान में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो मैग्नेटिसी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, वो यहाँ से क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, इस रूटर को जो है ना वो क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा कॉइल जो है वो डिस्टर्ब होगा अगर पिस्टन के आगे कोई रुकावट बन रहा है। अगर रूटर के इर्द गिर्द कोई रुकावट बन रहा है, बिजली कम हो रही है, बिजली ज़्यादा हो रही है, शॉर्ट सर्किट बन रहा है, जो भी है, अगर रूटर के आसपास कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये पिस्टन को डिस्टर्ब करने का मुतरादिफ है। यानी रूटर क्या करेगा? ये पिस्टन को डिस्टर्ब करेगा, जो कि पिस्टन नहीं चाहता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं कि फर्ज कर ले ये जो कंप्रेसर है ये एक खास मास फ्लो के लिए डिज़ाइन हुआ है, और ये कंप्रेसर चाहता है कि उसी मास फ्लो के तहत जो है ना पूरा साइकिल जो है वो चलता रहे। ये कंप्रेसर, ये मैं नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ, कि ये कंप्रेसर चाहता है
कि इस यूनिट के अंदर, इस साइकिल के अंदर एक खास मास फ्लो मेंटेन रहे। अब फर्ज कर लें कि एक स्ट्रोक के दौरान जब ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ गया और दोबारा वापस आया, तो इसने एक स्ट्रोक के दौरान 2 ग्राम का रेफ्रिजरेंट जो है अपने अंदर खींच लिया। 2 ग्राम, चूंकि यहाँ पे वेपर की हालत में रेफ्रिजरेंट है, तो 2 ग्राम जो है ना वो काफ़ी कम मिकदार होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, कम मिकदार का मतलब ये नहीं कि नहीं इसने जगह ज़्यादा पेला होता है, इसका जगह ज़्यादा घेरा होता है और इसका मिकदार बहुत कम ही होता है। तो ये पिस्टन आसानी से 2 ग्राम, 3 ग्राम या 4 ग्राम के रेफ्रिजरेंट से भर सकता है वेपर की हालत में। ठीक है, अब अगर इस कंप्रेसर ने 2 ग्राम का रेफ्रिजरेंट पर स्ट्रोक खींचना है और पर स्ट्रोक इसको डिस्चार्ज करना है। ठीक है, तो इस कंप्रेसर का चूंकि 2000 पर मिनट जो है ना, ये 2000 स्ट्रोक कर रहे हैं, तो ये पर मिनट कितना रेफ्रिजरेंट यहाँ से पंप करेगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्ज कर ले ये जो है, अगर कंप्रेसर हमारे पास 2000 आरपीएम वाला है पर मिनट में, तो अगर इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे सेकेंड के हिसाब से, तो 2000 पर मिनट, मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो 2000 को डिवाइड कर लो 60 पे, आपके पास आ जाएगा 33 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। यानी ये रूटर 1 सेकेंड में 33 बार घूमेगा, 33 रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो अगर एक स्ट्रोक के दौरान 2 ग्राम का रेफ्रिजरेंट ये डिस्चार्ज करेगा, तो 1 सेकेंड में चूंकि 33 रोटेशन करते हैं, 33 रिवोल्यूशन पूरे करते हैं, तो 2 ग्राम ज़रबे 33 इज इक्वल टू 66 ग्राम का रेफ्रिजरेंट पर सेकेंड ये कंप्रेसर सक्शन रास्ते से खींचेगा और डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, 66 ग्राम पर सेकेंड का रेफ्रिजरेंट पर मिनट के हिसाब से कितना हो जाएगा, देखिए 2 ग्राम पर स्ट्रोक में 33, चूंकि 1 सेकेंड के अंदर स्ट्रोक हो रहे हैं, तो अगर इस 66 ग्राम का जो पर सेकेंड का रेफ्रिजरेंट है जो कंप्रेस हो रहा है, अगर इस 66 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, चूंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो 66 ग्राम ज़रबे 60 इज इक्वल टू 3.96 किलोग्राम पर मिनट। इसका मतलब ये कंप्रेसर चाहता है कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो हो, मास जो फ्लो हो वो कितना हो, वो 3.96 किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से हो। यानी इस पूरे साइकिल के अंदर 3.96 केजी पर मिनट के हिसाब से रेफ्रिजरेंट फ्लो होके वापस कंप्रेसर तक आता रहे। ठीक है, इसी तरह घंटों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसी 3.96 को आप 60 में से दोबारा मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो ये 237 किलोग्राम पर आवर के हिसाब से ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट जो है ना कंप्रेस करता रहेगा। ठीक है, अब ये कंप्रेसर चाहता है कि तकरीबन 66 ग्राम पर सेकंड का रेफ्रिजरेंट ही कंप्रेसर के अंदर फ्लो हो रहा हो और कंडेंसर के अंदर भी इतना ही हो रहा हो, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू भी इतना ही हो रहा हो, इवापोरेटर के अंदर भी इतना ही हो रहा हो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि 400 ग्राम का रेफ्रिजरेंट है, जिसमें कंडेंसर के अंदर 250 ग्राम और इवापोरेटर के अंदर 140 ग्राम है। कुछ थोड़ा सा कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, कुछ थोड़ा सा कंप्रेसर के अंदर है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि अगर कैपिलरी ट्यूब के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल आने की वजह से, आयल की वजह से, तह बन जाने की वजह से, मॉइस्चर की वजह से स्लज बन जाने की सूरत में इस कैपिलरी ट्यूब का जो डाया है ये थोड़ा सा तंग हो गया। अब क्या होगा, कंप्रेसर चूंकि एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए डिज़ाइन हुआ है कि ये 66 ग्राम पर सेकंड का फ्लो ही मेंटेन करेगा इस पूरे साइकिल के अंदर, तभी ये नॉर्मली ऑपरेट हो रहा होगा। अब कैपिलरी ट्यूब चूंकि तंग हो चुकी है, तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर 66 ग्राम पर सेकंड का फ्लो जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक इस कैपिलरी ट्यूब को अंदर से साफ ना किया जाए, क्लीन ना किया जाए। ठीक है, या फिर इस कैपिलरी ट्यूब की जगह इतनी ही मिकदार की दूसरी कैपिलरी ट्यूब ना लगा दी जाए, तब तक ये फ्लो जो है यानी 66 ग्राम पर सेकंड का जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। अब मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि कंडेंसर के अंदर जो 250 ग्राम का रेफ्रिजरेंट ऑलरेडी ज़्यादा था, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, हो सकते हैं 300, 310, 320 ग्राम तक चला जाए। जो एवापोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट है इस वक्त 140 ग्राम, चूंकि कैपिलरी ट्यूब का डायामीटर तंग हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी कम मिकदार में रेफ्रिजरेंट फ्लो होकर आ रहा है,
तो इस वजह से यहाँ पर 140 की जगह जो रेफ्रिजरेंट की मकदार है वो कम हो जाएगी, और यहाँ पर हो सकता है कि 70 ग्राम, 80 ग्राम, 75 ग्राम, 65 ग्राम तक ही रेफ्रिजरेंट मेंटेन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडेंसर और इवापोरेटर के दरमियान में जो लोड है वो ऑन बैलेंस हो गया। इवापोरेटर के अंदर लोड जो है वो काफ़ी कम हो गया, कंडेंसर के अंदर लोड काफ़ी बढ़ गया। अब इससे क्या होगा, कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो जो पहले 220 psi जी था, ये बढ़ जाएगा 320, 330, 340 psi जी तक, जबकि इवापोरेटर के अंदर जो प्रेशर था 10 psi जी, ये कम हो जाएगा तकरीबन 6 psi, 5 psi या 4 psi तक। अब कंप्रेसर के लिए यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेसर चाहता है कि वही 2 ग्राम पर स्ट्रोक यहाँ से मैं जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेस करता चलूँ और इसी तरह ही करता रहूं, लेकिन चूंकि वहाँ से अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट, मिकदार जो है रेफ्रिजरेंट का वो कम मिल रहा है, तो इस वजह से कंप्रेशन रेशियो आपकी मुतासर हो जाएगी। अब कंप्रेसर तो चाहता है कि कुछ ना कुछ खींचूं और कुछ ना कुछ यहाँ से डिलीवर करूं, जो मेरी रेशियो है वो बरकरार रहे, लेकिन ये बरकरार नहीं रख पाता। दूसरी बात कि कंडेंसर के अंदर चूंकि प्रेशर बढ़ चुका है, तो कंडेंसर के प्रेशर बढ़ने की वजह से एक बैक फोर्स आता है डिस्चार्ज लाइन के जरिए से कंप्रेसर के वाल्व्स पर, ठीक है ना। कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज वाल्व है इसके अंदर एक बैक फोर्स आ रहा है जो कि कंप्रेसर को सही तरह से दबाया हुआ है। अब जब ये वाल्व दबाया हुआ है तो इसका मतलब जब ये पिस्टन इधर आएगा तो पिस्टन यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहा है, चूंकि वो तो पिस्टन तो रोटर के साथ घूम रहा है, जब रोटर घूम रहा है तो पिस्टन मुसलसल हरकत कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कर रहा है। अब चूंकि इस रेफ्रिजरेंट का बैक फोर्स है डिस्चार्ज साइड पर, तो पिस्टन यहाँ पर आगे जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो इसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा इस वाल्व को खोलने के लिए, क्योंकि इस वाल्व के आगे ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर है, तो इस वजह से वाल्व जो है ना वो इतना आसानी से नहीं खुलेगा। तो अगर पिस्टन को यहाँ पर ज़्यादा जोर लग रहा है तो ये जोर इसका पहुंचेगा कनेक्टिंग रॉड, फिर क्रैंक शाफ्ट के थ्रू रूटर को पहुंचेगा, और रूटर वो जोर किस चीज़ को देता है, वाइंडिंग को देता है, जिससे वाइंडिंग हीट होगा और आपके कंप्रेसर का जो जलने का चांस होता है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब ऐसी कैफियत आ जाती है कि कैपिलरी ट्यूब जो है ना वो पार्शियली थोड़ी सी चोक हो जाती है। चोक का मतलब है यानी इसका इंटरनल डायमीटर तंग हो जाता है, ठीक है। कंडेंसर के अंदर आपका प्रेशर बढ़ेगा, इवापोरेटर के अंदर आपका प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस दौरान में अक्सर आपका कंप्रेसर क्या करता है कि जिस वक्त लाइट चली जाती है या आप रेफ्रिजरेटर को बंद करते हैं उस वक्त आपका कंप्रेसर गड़गड़ 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 की आवाज़ करके बंद हो जाता है, ठीक है ना। आपका कंप्रेसर बंद क्यों हो जाता है, जो ही ये कंप्रेसर आप स्टॉप कर लेते हैं सप्लाई ऑफ करके इसका, तो ये जो ही स्टॉप हो जाता है फौरन से कंडेंसर का जो ज़्यादा प्रेशर का रेफ्रिजरेंट है, इसका जो बैक फोर्स है कंप्रेसर पर वो इतना ज़्यादा होता है कि ये कंप्रेसर को ऑन बैलेंस करता है, और ऑन बैलेंस की वजह से चूंकि रोटर तो चल रहा होता है तो कंप्रेसर के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही होती है, तो ये फोर्स यहाँ पर पिस्टन और जो रूटर है इन दोनों के फोर्स को अनबैलेंस कर देता है, और फिर जो रूटर का मूविंग पोजीशन होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर थोड़ा सा गड़गड़ की आवाज़ करके ऑफ हो जाता है, ठीक है। कभी कभार बगैर ऑफ होते हुए ये कंडेंसर जो है इसके अंदर का प्रेशर इस डिस्चार्ज लाइन पर असरअंदाज होता रहता है, तो चलते चलते भी आपका कंप्रेसर जो है ना वो गड़गड़ 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 इस तरह करके फिर से चालू हो जाता है, फिर चल रहा होता है कुछ मिनट के बाद फिर गड़गड़ 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 इसी तरह का आवाज़ बार बार इसमें आता रहता है। तो जब कंडेंसर का प्रेशर आपका हाई होगा तो चूंकि कंप्रेसर ने डिस्चार्ज के रास्ते से ही ये प्रेशर बनाना है, तो इस वजह से पिस्टन को काफ़ी मुश्किलात हो जाते हैं यहाँ पर पिस्टन वाल्व को ऊपर की तरफ उठाने में। तो यहाँ पर भी ज़्यादा प्रेशर, डिस्चार्ज साइड पर भी ज़्यादा प्रेशर, कंडेंसर के अंदर भी ज़्यादा प्रेशर, ये बायस बनता है कंप्रेसर को हर वक्त एक तनाव में चलने का एक सबब बन जाता है। और कंप्रेसर जब मुसलसल इसी तरह ही चलता है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल तक जब मुसलसल ये इसी तरह ही चलता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने वाइंडिंग को जोर लगा रहा होता है। तो वाइंडिंग का जो तार होता है ये जब मुसलसल ओवरहीट चलता रहेगा, तो ओवरहीट होने की वजह से इसका जो लाइफ टाइम है
वो कम हो जाता है और बलाखिर ये जल जाता है। तो ये अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है कैपिलरी ट्यूब की वजह से, जब कैपिलरी ट्यूब का इंटरनल डायमीटर किसी वजह से तंग हो जाता है। अब इसको हम क्लीन कैसे करते हैं, इस पर एक अलग व्लॉग होगा, लेकिन जब हम इस कैपिलरी ट्यूब के वीडियो के बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे R22 के एयर कंडीशनर के अंदर, जब इंडोर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसमें प्रेशर ड्रॉप किस तरह होता है, बाई एयर किस तरह होता है और बाई लिक्विड रेफ्रिजरेंट किस तरह होता है, वो मैंने अगली वीडियो में डिस्कस करना है। फिर हम आगे जाएंगे TXV वाल की तरफ, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल को 2-3-4 वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे जाएंगे इवापोरेटर्स की तरफ। इवापोरेटर में हम फ्रॉस्ट फ्री और नॉन फ्रॉस्ट और डीप फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर इवापोरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जब इवापोरेटर का सेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे रेफ्रिजरेटर की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर ही हम सर्विसिंग ऑफ कैपिलरी ट्यूब के बारे में एक वीडियो बनाएंगे कि कौन सा सॉल्वेंट इसके लिए अच्छा होगा, कौन सा सॉल्वेंट इसके लिए अच्छा नहीं होगा। सो इस पर हम अगले व्लॉग में फिर डिटेल में बात करेंगे। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूँ कि एक सीक्वेंस के साथ हम इस कोर्स को आगे लेके जाएं, ताकि आपको सब चीज़ें जो है ना वो बहुत ही डिटेल में समझ आ जाएं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक वादा आप लोगों ने मेरे साथ करना है कि आपने हर एक वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी करना है, ताकि आपकी जो हेल्प है, आपकी जो सपोर्ट है, वो मेरी सपोर्ट बन जाए और मेरी आवाज़ जो है ना वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता रहे, ताकि ज़्यादा लोग इन वीडियो से फ़ायदा उठाते जाएं। तो अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।